दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड में अलग अलग टाइप के सर्किट्स लगे होते हैं और उनका सर्किट का रिक्वायरमेंट वोल्टेज अलग अलग होता है। इस अलग अलग वोल्टेज को हासिल करने के लिए आप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड में अलग अलग वोल्टेज के टैप लगा सकते हैं या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डीसी वोल्टेज को घटा सकते हैं। इसके लिए दो मेथड होती हैं, तो चलिए देखते हैं उसी के बारे में। दोस्तों, अगर हमारा स्टेप डाउन होने वाला डीसी वोल्टेज जिसका हमें रिक्वायरमेंट जो करंट है वो काफ़ी लो होता है, तो हमें इस टाइप के सर्किट्स के लिए रेजिस्टेंस और झीनर टाइप का यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा रिक्वायरमेंट करंट ज़्यादा है, यानी कि हाई करंट पर हमें लो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हमें दूसरी मेथड यूज़ करनी होगी जिसे हम रेगुलेशन मेथड यानी कि ट्रांजिस्टर या फिर रेगुलेटिंग आईसी लगाकर हम उसे हासिल करते हैं। एम्पलीफायर सेक्शन में आपने देखा होगा कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी या फिर बास टेबल में यूज़ होने वाली जो आईसीज होती हैं उनके लिए लो करंट की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड वोल्टेज अगर आपका प्लस माइनस 15 वोल्ट है तो उसका करंट काफ़ी कम होता है जो कि मिली एम्प्स में होता है। ये तरीका हम अगर अपनाएं रेजिस्टेंस प्लस झीनर डायोड इस मेथड का, तो ये काफ़ी कम खर्चीला होता है और आईसी जो ऑप एम्प आईसी है इसको ड्राइव करने के लिए यही मेथड एम्पलीफायर में यूज़ की जाती है। तो आपने देखा होगा बहुत से एम्पलीफायर जो जिसके इनपुट स्टेज में ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा होता है उसमें उसको सप्लाई देने के लिए एक 4K7 या फिर 5.6 के 5 वाट की इस टाइप की रेजिस्टेंस लगी होती है और जीनर डायोड लगाकर उस वोल्टेज को क्लैंपिंग किया जाता है। वोल्टेज उतने पर ही फिक्स होगा जितने वोल्टेज का वो जीनर डायोड है। तो ये लो करंट के लिए ये मेथड ठीक है। अब बात करते हैं हाई करंट के लिए। अब हमें हाई करंट की रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जहाँ हमें सपोज़ ब्लूटूथ प्लेयर आप चला रहे हैं या फिर आपको एलईडी डिस्प्ले चलाना है जिसमें कि थोड़ा करंट नॉर्मली ज़्यादा लगता है जो कि रेजिस्टेंस मेथड से अचीव नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हमें रेगुलेशन आईसी लगानी होगी। यहाँ पर हाई करंट का मतलब ये नहीं है कि मैं 200 या 300 एम्पियर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हाई करंट का मतलब ये है कि 1 एम्पियर के ऊपर का करंट मैं इसे हाई करंट में कंसिडर कर रहा हूँ। अगर 1 या 2 एम्पियर के करंट की ज़रूरत है तो इसे हम रेगुलेटिंग आईसी लगाकर हासिल कर सकते हैं, जैसे 7805, 7812, 7818। लेकिन इन आईसीज़ की भी एक लिमिट्स होती हैं कि ये इनका वर्किंग वोल्टेज क्या है। तो फिलहाल अगर हम ऐसे एम्पलीफायर पर काम कर रहे हैं जो कि प्लस माइनस हमें 120 वोल्ट डीसी पे चल रहा है या फिर 70 वोल्ट डीसी पर चल रहा है और उस पर मुझे ब्लूटूथ कार्ड लगाना है या फिर कोई एलईडी डिस्प्ले लगाना है। हालांकि इस काम को करने के लिए आप अलग से छोटा सा एसएमपीएस भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर उसी मेन पावर सप्लाई से ही रेगुलेशन सर्किट बना रहे हैं। तो देखिए किस टाइप के रेगुलेशन सर्किट बनाए जा सकते हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7805 इस टाइप का नॉर्मल रेगुलेशन सर्किट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, जिसे कि हम सभी इसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर इनपुट वोल्टेज 12 या फिर उससे ज़्यादा 18 वोल्ट तक हो सकता है। उसके बाद हमारा दूसरा सर्किट्स है जिसे हम वोल्टेज लिमिट कर सकते हैं रेजिस्टेंस मेथड का। तो ये केवल ऑप एम्प आईसी को पावर अप करने के लिए इस टाइप का मेथड यूज़ किया जा सकता है। तो देखिए इसके सेकेंडरी जो रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा है उस साइड पर आप जिस वैल्यू का जीनर डायोड लगाएंगे आपको उसी वैल्यू का वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट लगाया है तो मुझे 5 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये मुझे 1 एम्प्स में मिल रहा है, 1 एम्प्स करंट में। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मेथड है उसका करंट मुझे काफ़ी कम मिलेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.05 यानी कि 50 मिली एम्पेयर के आसपास हो सकता है या इससे कम भी हो सकता है। तो ये जो 1 एम्प्स है और यहाँ पर 50 मिली एम्प्स है, तो इसमें काफ़ी फ़र्क है। 50 मिली एम्प से मेरा ब्लूटूथ कार्ड या एलईडी डिस्प्ले इसको पावर अप नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे यहाँ पर 7805 है, इस पर वोल्टेज जो मुझे इनपुट वोल्टेज है वो भी मेरा रिस्ट्रिक्ट होता है।
हालांकि मैं उसको ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकता। यहाँ पर अगर मुझे रेजिस्टेंस को ज़्यादा वोल्टेज देना है तो यहाँ पर मुझे वोल्टेज के हिसाब से रेजिस्टेंस लगानी होगी। तो 12 वोल्ट को अभी हम लोग हटा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ 12 वोल्ट नहीं है, यहाँ पर अब 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट पे 7805 बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर मुझे 470 ओम्स की रेजिस्टेंस पर अगर मैं 100 वोल्ट इनपुट देता हूँ तो ये रेजिस्टेंस जल जाएगी, क्योंकि इस वोल्ट रेजिस्टेंस को 95 वोल्ट ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि 5 वोल्ट इधर है। तो ये 95 वोल्ट ड्रॉप करने से ये रेजिस्टेंस जल जाएगी, और इसलिए मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी होगी। यहाँ पर अगर मान लेते हैं मैं 68K लगा देता हूँ तो ये जो मेरा आउटपुट है, करंट है, वो और भी कम हो जाएगा, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 10 मिली एम्प्स से भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर 6.8K अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे भी 10 से 12 मिली एम्प्स का करंट मिलेगा, जो कि आईसी ड्राइव करने के लिए काफ़ी है। इसके लिए 5 वाट की रेजिस्टेंस अगर मैं 10K लगाता हूँ तो उससे भी कम करंट मिलेगा, जो कि रेजिस्टेंस हीट कम होगी यहाँ पर। तो ये मेथड केवल ऑप एम्प आईसी या बास ट्रेबल आईसी इस टाइप के जो कम मिली एम्प्स करंट कंजप्शन वाले आईसीज को इससे पावर अप किया जा सकता है। लेकिन हमें अगर ज़्यादा करंट चाहिए, जैसे कि 2 एम्प्स, 3 एम्प्स, 4 एम्प्स, तो उसके लिए हमें ट्रांजिस्टर मेथड का यूज़ करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर एक C5198 ये ट्रांजिस्टर लिया है। ये ट्रांजिस्टर की डाटा शीट आप देखेंगे तो ये 150 वोल्ट या उससे ज़्यादा वोल्ट के करीब सपोर्ट कर सकता है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ये कितना वोल्ट सपोर्ट करता है, बट इतना पता है ये 100 वोल्ट से ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 100 वोल्ट इसके कलेक्टर को देने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट में मुझे केवल 5 वोल्ट डीसी चाहिए, तो ये 5 वोल्ट जो होगा ये मेरे यूएसबी पैनल को ड्राइव करेगा। अब इस ट्रांजिस्टर के बेस, अभी फ़िलहाल तो इस कंडीशन में ये ट्रांजिस्टर चालू नहीं होगा, क्योंकि इसके बेस पर हमने किसी भी तरीके का वोल्टेज नहीं दिया है। तो यहाँ पर अब हम 10K 1 वाट की एक रेजिस्टेंस जोड़कर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर वोल्टेज दे देते हैं, जिससे अब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, इसके आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है। लेकिन वोल्टेज अभी फुल आ जाएगा, हो सकता है 100 वोल्ट या उससे कुछ ड्रॉप होकर आ जाए। तो अब इस वोल्टेज को हमें क्लैम्प करना है, यानी कि फिक्स करना है, क्लैम्पिंग करना यानी बांधना। तो ये हम इस जो जेनर डायोड है उसके मदद से यहाँ पर वोल्टेज क्लैम्प कर रहे हैं। तो मेरा रिक्वायरमेंट है 5 वोल्ट, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वोल्ट, यानी कि एक जेनर डायोड जो होता है, ये एक्चुअली जो भी डायोड होते हैं सिलिकॉन, उनमें 0.7 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा वोल्टेज हमें बढ़ाना होगा। यहाँ पर मैं 5.6 वोल्ट बढ़ा लेता हूँ, जिससे मुझे 4.9 या 5 वोल्ट के आसपास रेगुलेटेड पावर सप्लाई मिल जाएगी। तो यहाँ मैंने 5.6 वोल्ट लगाया है। अब स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, जो कि 100 UF के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने जो कैपेसिटर लगाया है उसकी वैल्यू यहाँ मैं 100 UF लिख देता हूँ। इसका वर्किंग वोल्टेज 25 वोल्ट होगा। हालांकि हमारा यहाँ मैक्सिमम वोल्टेज 5.6 वोल्ट आ रहा है, तो आप 100 UF 10 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 100 वोल्ट से हम 5 वोल्ट का आउटपुट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि इस मेथड की सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये हीट डिसिपिएट करता है, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस होता है, जो कि हीट के फॉर्म में वेस्ट होता है। तो इसके लिए इस ट्रांजिस्टर पर हीट सिंक लगानी ज़रूरी हो जाती है, और यही हीट का प्रॉब्लम रेजिस्टेंस मेथड में भी आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसमें फ्यूजिबल टाइप की ज़्यादा वाट की रेजिस्टेंस हमें लगानी पड़ती है, ताकि वो हीट को अच्छी तरीके से डिसिपिएट कर सके। तो नेक्स्ट अब इससे अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये इस टाइप का ये सर्किट वाकई काम करता है या नहीं। यहाँ पर एज पर सर्किट डायग्राम मैं कंपोनेंट्स को लगाकर वायरिंग अप कर लेता हूं, उसके बाद हम इसे पावर अप करेंगे। तो चलिए अब इसे हम पावर अप करते हैं।
तो हुआ। दोस्तों मेरे साथ यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि मेरा मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर मार्केट्स जो मैंने परचेज़ किया था वो शायद वही शॉर्ट था। इस वजह से पावर सप्लाई में भी कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, नतीजा पूरा स्मोक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल तो अभी मैं इस पावर सप्लाई को रिपेयर कर लेता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या है। शुक्र मनाइए कि कोई ट्रांसफार्मर फेल ना हुआ हो। अगर ट्रांसफार्मर फेल होगा तो बहुत बड़ी चपत लग जाएगी। दोस्तों अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में कुछ मिस्टेक हो जाने से या कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाने से इस टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं। हालांकि मैं इस प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करना ज़्यादा बेहतर समझता हूं, ना कि उसे एडिट करके कट करूं। तो पावर सप्लाई में मेरा ट्रांसफार्मर सेफ़ है, जिससे कि मुझे अभी काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि ट्रांसफार्मर काफ़ी कॉस्टली होता है। तो जहाँ तक चांसेस है कि मेरा ये रेक्टिफायर फेल हो गया हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के वक्त इसी रेक्टिफायर पर ज़्यादा लोड आता है। तो चलिए इसे मैं बदल के देख लेता हूँ। दोस्तों शायद आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या वजह थी कि पहले वाला सर्किट उड़ गया और उसके साथ साथ ये एम्पलीफायर मॉड्यूल 15+15 वाट का ये भी उड़ गया। तो पूरा एनालाइज करने के बाद देखिए पता चला कि ये जो ट्रांजिस्टर मैंने मार्केट से लिया था ये फेल हो गया। एक्चुअली जहाँ 100 वोल्ट देना था मैंने वहाँ पर 184 वोल्ट दिया था। हालांकि 2SC 5200 ट्रांजिस्टर 230 वोल्ट डीसी के लिए डिज़ाइन है, जिसे 200 वोल्ट तो बिल्कुल इजीली सस्टेन करना चाहिए था, लेकिन ये 184 वोल्ट देने पर ही उड़ गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों उड़ा। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज मेज़र करके दिखा देता हूँ कि डीसी वोल्टेज कितना था। तो यहाँ पर ये 200 मैक्सिमम सप्लाई आ सकती है डीसी की, लेकिन अभी इनपुट वोल्टेज कम होने से मुझे 183 वोल्ट डीसी मिल रहा है। तो आप यहाँ पर वोल्टेज देख सकते हैं। हालांकि वोल्टेज इस तरीके से मेज़रमेंट करना ठीक नहीं है जिस तरीके से मैं मेज़र कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक तार को टच किया, दूसरे तार को मैंने टच नहीं किया है। इस वजह से मुझे अभी इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लग रहा है। अगर मैंने दोनों तारों को अगर टच कर ली तो 183 वोल्ट जो है डीसी का मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। इसीलिए इसमें सावधानी बरतें। इस तरीके से वोल्टेज मेज़रमेंट करना ठीक नहीं है। प्रॉपर क्रोकोडाइल का यूज़ करना ही ठीक रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट इसी सर्किट को हम बना लेते हैं और फिर से पावर अप करके देखते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ 5 वोल्ट का जीनर डायोड भी ख़राब हो गया। तो फिलहाल अभी मेरे पास 15 वोल्ट का एक जीनर डायोड मिला है मुझे। तो चलिए इस जीनर डायोड को मैं लगाता हूं, जिससे मुझे 15 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा और हम इस आउटपुट से कोई हैवी लोड जस्ट लाइक मोटर वगैरह चलाकर देखेंगे, जिसको 1 या 2 एम्पियर के करंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों इस सर्किट को मैंने अब कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए इनपुट में 91.5 वोल्ट डीसी है और आउटपुट में आपको 14.9 वोल्ट डीसी दिखाई दे रहा है, जो कि किसी मोटर को ड्राइव करने के लिए काफ़ी है। 1 या 2 एम्पियर के लोड के लिए मैं यहाँ पर अपनी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करूँगा, जो कि पीसीबी में ड्रिलिंग के काम आती है। डीसी मोटर है और यहाँ पर मैं हीट सिंक पर इस ट्रांजिस्टर को लगा दूंगा, ताकि जो भी लोड हो उससे हीटिंग जो हो उससे ये ट्रांजिस्टर हीट ना हो। तो देखिए इस कंडीशन में ये मोटर आराम से चल रही है। देखिए यहाँ से जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ ये मोटर चलना शुरू कर देती है। तो यानी कि इस मोटर को चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और प्रॉपर आउटपुट करंट मुझे मिल रहा है 14.9 वोल्ट पे, यानी कि करीब 15 वोल्ट पर मुझे 1 या 2 एम्पियर के करीब का आउटपुट मिल रहा है। एम्पलीफायर के किसी भी ब्लूटूथ मॉड्यूल या एलईडी मॉड्यूल को चलाने के लिए इतना करंट काफ़ी होता है। आप इस टाइप के रेगुलेटिंग सर्किट का इस्तेमाल ऑप एम्प ड्राइव करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको इतना हैवी ट्रांजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मीडियम पावर या वेरी लो पावर टाइप के ट्रांजिस्टर से भी आपका काम हो जाएगा, बशर्ते उन ट्रांजिस्टर का वर्किंग वोल्टेज आपके एम्पलीफायर के वर्किंग वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस मेथड से कितना करंट हमें मिलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस और जीनर डायोड का ये नेटवर्क लगाया है। यहाँ पर आउटपुट में आप देख रहे हैं 15.19 वोल्ट मुझे मिल रहा है और इनपुट में वही वोल्टेज है 91 वोल्ट। अब जैसे ही मैं यहाँ पर मोटर के वायर कनेक्ट करता हूँ तो मेरा मोटर बिल्कुल भी नहीं चलता, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि इस मेथड से हमें आउटपुट करंट 20 से 30 मिली एम्पियर ही मिल पाता है। इस वजह से ये मोटर
ड्राइव नहीं हो रहा है, क्योंकि इस मोटर को ड्राइव करने के लिए 1 एम्पियर या उससे ज़्यादा के करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे इस बारे में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।